तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.19 का जो है CrNH3(6) is paramagnetic while NiCN4 is diamagnetic. Explain why. तो हमारा जो यहाँ पर कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड है CrNH3(6) 3+. यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Cr3+, यानी कि ये है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन. अब ये जो एमीन है ये है हमारा वीक फील्ड लिगेंड. तो ये इसका d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका d ऑर्बिटल जो है ये हो जाएगा, ये d ऑर्बिटल हो जाएगा, ये वीक फील्ड लिगेंड होने के लिए ये हो जाएगा 1 2 3. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर हम लोग के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा. ये हमारा एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को. हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है NiCN4. यहाँ पर निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8. अब ये जो साइनाइड लिगेंड है, ये साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ये क्या करेगा? ये जो d इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर कर देगा. तो इसको अब हम लिखते हैं. तो हमारे पास जो d ऑर्बिटल है ये है हमारा 3d ऑर्बिटल निकेल का. और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो ये हो जाएगा हमारा एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड. ये हमारा हो जाएगा एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड. ठीक है. 9.20 का क्वेश्चन है a solution of NiH2(6) is green but a solution of NiCN4 is colorless. Explain. तो यहाँ पर दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक का कलर है ग्रीन और एक का कलरलेस. इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो दो कंपाउंड है वो है एक निकेल H2O(6) और एक है निकेल CN(6)2-. तो ये दोनों ही कंपाउंड में निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यानी कि ये है हमारा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. लेकिन ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड में ये लिगेंड है एक्वा. ये लिगेंड H2O जो है ये है हमारा वीक फील्ड लिगेंड. तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये जो 3d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में ये पेयर नहीं होगा. तो यहाँ पर हम लोग के पास ये होगा, हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग के पास यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास रहेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट कंपाउंड में हम लोग के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये dd ट्रांजिशन करेगा. ये क्या करेगा? ये dd ट्रांजिशन के माध्यम से, dd ट्रांजिशन के माध्यम से ये हम लोग को एक कलर शो करेगा. ये dd ट्रांजिशन के लिए रेड लाइट को, ये dd ट्रांजिशन के माध्यम से रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन लाइट को एमिट करेगा, और ग्रीन लाइट को एमिट करेगा.
ग्रीन लाइट एमिटेड। तो ये जो कंपाउंड है इसका कलर नजर आएगा हम लोग को ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये डी ट्रांजिशन के लिए डी ट्रांजिशन करेगा और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्रीन लाइट को एमिट करेगा और ये कंपाउंड हो जाएगा ग्रीन कलर का। अब देखते हैं ये नेक्स्ट कंपाउंड को। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है NiCN4 2-। तो यहाँ पर भी निकेल का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8, लेकिन यहाँ पर जो साइनाइड लिगेंड है वो ये जो d इलेक्ट्रॉन जो है इसको पेयर कर देता है। ये जो d इलेक्ट्रॉन है इसको ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड है। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए ये कंपाउंड जो है ये हमारा कलरलेस कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड जो है वो एक कलरलेस कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और डी ट्रांजिशन पॉसिबल ना होने की वजह से कंपाउंड का कलर है कलरलेस। ठीक है, 9.21 का जो क्वेश्चन है, FeCN6 4- and FeH2 2+ are of different colors in dilute solution। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दो कंपाउंड है, एक है FeCN6 4-, यहाँ पर Fe2+ स्टेट पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 3d6। और एक जो कंपाउंड है वो है FeH2 2+, यहाँ पर भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये भी 3d6 है। लेकिन डिफरेंस यही है कि जो फर्स्ट कंपाउंड है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे लिगेंड है CN जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो CN है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के लिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो है इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन के माध्यम से हमको जो कंपाउंड जो है उसका कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये डी ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, और ये कंपाउंड हमको कलरलेस दिखाई देगा। और ये जो कंपाउंड है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये डी ट्रांजिशन में
टेक पार्ट करेगा, डी ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल होगा। और इसके लिए क्या होगा, ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका एक कलर हमको शो करेगा। तो ये इसी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, ये जो डिफरेंस इन नंबर है, इसके वजह से एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। और डी ट्रांजिशन होने के लिए ये जो कंपाउंड है ये कलर शो करेगा, और ये जो कंपाउंड है ये कलरलेस शो करेगा। ठीक है, अब चले आते हैं 9.22 पर। ये है डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। चलिए देखते हैं। तो द क्वेश्चन है नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ये हो जाएगा हमारा मेटल कार्बोनिल्स का बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल, तो ये जो मेटल कार्बोनिल है, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बोनिल लिगेंड। यहाँ पर मेटल एटम और कार्बोनिल लिगेंड के, ये जो कार्बोनिल है ये हमारा लिगेंड है, इसके अंदर बॉन्ड होगा। मेटल और कार्बोनिल लिगेंड के बिटवीन एक बॉन्ड फॉर्म होगा। द फर्स्ट कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन from the carbon atom of carbonyl ligand into a vacant d orbital of central metal। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, ये बॉन्डिंग का दो कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होगा कार्बन एटम से, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होगा कार्बन एटम से, कहा, मेटल का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन फर्स्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम कार्बोनिल CO टू कहा जाएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन होगा कार्बोनिल से मेटल की तरफ। ये हो जाएगा हमारा एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होने के लिए क्या हो जाएगा, मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए मेटल फिर से क्या करेगा, मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन फिर से चले जाएगा कार्बोनिल की तरफ। ठीक है, कार्बोनिल का जो एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है वहां पर फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, और इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये था हमारा सिग्मा बॉन्ड, और फिर से जब मेटल कार्बोनिल को डोनेट करता है ये हो जाएगा पाई बॉन्ड, इसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, पाई बैक बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा टू कंपोनेंट। तो फर्स्ट कार्बन से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, और फिर क्या होगा, फिर हो गया मेटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गया, तो मेटल उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर से मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया वैकेंट पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल को। कार्बोनिल का जो वैकेंट पाई ऑर्बिटल है उस पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। दिस साइनर्जिस्टिक इफेक्ट अकाउंट्स फॉर द स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स।
ठीक है। तो ये जो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, एक बार कार्बोनिल से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, फिर से मेटल से कार्बोनिल पर पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है। इस साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए मेटल कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, d orbital occupation and coordination number of the central metal ion in the following complexes। तो यहाँ पर हम लोग के पास 4 कॉम्प्लेक्स है, इसको चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है K3CO C2O4 होल थ्राइस। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा, वो अगर हम डिटरमाइन करें तो वो हो जाएगा हमारा +3। कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, X माइनस ऑक्सलेट का जो वैलेंसी है वो है -2, तो ये 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू -3, यहाँ से X हो जाएगा हमारा +3। ठीक है, तो कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये 3 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हो जाएगा हमारा कोबाल्ट 3, मतलब ये है 3d6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा T2G6 Eg0, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सिस CrCl2 En होल ट्वाइस Cl। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा X - 2 + 0 इज इक्वल टू +1, पे X हो जाएगा हमारा +3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि 2 क्लोरीन है और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम 3+ का मतलब है 3d3 मतलब ये हो जाएगा T2G3। ठीक है, हमारा अगला कंपाउंड जो है वो है नंबर 3 का NH3 होल ट्वाइस COF4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, X - 4 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हमारा +2, यहाँ पर कोबाल्ट +2 स्टेट पर है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है हमारा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है 4, क्योंकि 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोबाल्ट +2 स्टेट पर है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3d7, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा E4 T2-3। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है 4MnH2O होल 6 SO4। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा +2। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6 है, और यहाँ Mn2+ का मतलब है ये 3d5 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3
Ag2। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.24 का, यहाँ पर 5 कंपाउंड दिया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ऑल्सो गिव द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है KCrH2O2 C2O4 whole twice 3H2। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा पोटाशियम डाई एक्वा ऑक्सालेटो क्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3 ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम डाई एक्वा ऑक्सालेटो क्रोमेट 3 ट्राईहाइड्रेट। यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 3+3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा आर्गन 3d3। ठीक है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगा, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा n × n+2, इसका होल रूट। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, नंबर 2 जो है वो है CO NH3 whole 5 Cl2। तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 फ्लोराइड। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगा आर्गन 3d6। ठीक है, आर्गन 3d6। और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? इसका अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें ये कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, स्टीरियो आइसोमर्स। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें? μ = n × n+2 3d6 का मतलब है यहाँ पर हमारा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका
वैल्यू आ जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटम। तो हमारा जो थर्ड कंपाउंड है CrCl3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरिडो। ट्राइक्लोरिडोपिरिडीन, ट्राइपिरिडीन, ट्राइपिरिडीन, क्रोमियम 3। ट्राइक्लोरिडो, ट्राइपिरिडीन, क्रोमियम, और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d3, ठीक है। और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जो ये शो करेगा वो है एंड मेरिटोनियल आइसोमर्स। ठीक है, और इसका हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, यहाँ का जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू वो हो जाएगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 3.87 बोहर मैग्नेटम। हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 वो है FeCl4। इसका IUPAC नाम हो जाएगा सीसियम, इसका नाम हो जाएगा सीसियम टेट्राक्लोरिडोफेरेट। यहाँ पे फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d5, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, इसका कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 लिगेंड है ये आइडेंटिकल है, इसके लिए यहाँ पर ये कोई भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। इसका म्यू वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आ जाएगा हमारा 5.92, ठीक है। हमारा आखिरी जो बचा है क्वेश्चन 5 वो है K4MnCN6। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा पोटाशियम हेक्सासायनो मैंगनीट। पोटाशियम हेक्सासायनो मैंगनीट,
का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। ठीक है, तो इस कंपाउंड का यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देख सकते हैं 6 है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, यहाँ पर भी कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं शो करेगा क्योंकि 4 6 आइडेंटिकल लिगेंड है, इसलिए कोई भी, तो यहाँ पर कोई भी स्टीरियो आइसोमर ये नहीं शो करेगा। और यहाँ का जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल पर। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 5.92 बोर मैग्नेटम। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स TiH2O6 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड है TiH2O6 तो यहाँ पे टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 का मतलब ये हो गया हमारा 3d1। ठीक है, तो 3d1 का मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम T2G लेवल टू EG लेवल बाय एब्सॉर्बिंग। ये जो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट्स होगा T2G लेवल से EG लेवल तक, और ये कैसे होगा, बाय एब्सॉर्बिंग येलो लाइट, बाय एब्सॉर्बिंग येलो लाइट। ये T2G से EG लेवल तक ट्रैवल करेगा एंड appears violet color। तो बेसिकली DD ट्रांजिशन के लिए ये कंपाउंड कलर शो करता है, और ये DD ट्रांजिशन कौन करता है, ये जो 3D ऑर्बिटल में जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये T2G लेवल से EG लेवल पे एक्साइट हो जाता है by absorbing yellow light and thus it will show violet coloration। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9.26 का, what is meant by Chillet effect, give an example। तो Chillet effect क्या है, चलिए देखते हैं। Chillet effect, ये Chillet effect क्या है, the stability which a coordination compound achieved due to formation of a ring by a polydentate ligand। तो ये Chillet effect एक्चुअली जो polydentate ligand है इसके वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं Chillet कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है ये नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें इथिलीन डायमीन का जो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर हम बात करें इसका इथिलीन डायमीन का जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिगेंड जब कोई मेटल से बॉन्ड करता है तो क्या होता है, ये दोनों तरफ से ही इसको ये डोनेट कर सकता है। तो ये जो सिस्टम हो जाता है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सपोज हम लोग यहाँ पर प्लैटिनम मान लेते हैं, तो ये हो जाता है कुछ इस तरफ। ये हो जाता है हमारे NH2 और यहाँ से ये डोनेट करता है। तो ये जो क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसको हम कहते हैं चिलेट कंपाउंड। ये जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसको हम लोग कहते हैं
चीलेट कंपाउंड्स। एंड ये जो चीलेट कंपाउंड्स है ये ज्यादा स्टेबल होता है देन नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये कंपाउंड को थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं चीलेट कंपाउंड, और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये कंपाउंड गेन करते हैं इसको हम कहते हैं चीलेट इफेक्ट।